एपिसोड की शुरुआत में हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर सुकुना ने शहर के ऊपर मीटियोर गिराया था और शहर के तबाह होने के साथ ही कुसाकाबे मलबे के नीचे दब चुका था। लेकिन पांडा अपना गोरिल्ला मोड ऑन करने के साथ ही उसे ढूंढ निकालता है। कुसाकाबे को लग रहा था कि ये सारा काम इटाडोरी ने किया है और वो पांडा से कहने लगता है कि इटाडोरी का अपनी बॉडी पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है और अब तो गोजो भी जा चुका है, तो अगर हायर अप्स इटाडोरी को मारने की बात करेंगे तो वो उन्हीं का साथ देगा। और दूसरी तरफ मलेशिया के अंदर हम उयुई और मैमे को देखते हैं और ये लोग शिबुया में लड़ाई को छोड़ आए थे और अचानक से मैमे को किसी का कॉल आ जाता है। मैमे बताने लगती है कि सूडोगेतो ने उसे मार ही दिया था, लेकिन वो समय रहते वहाँ से भाग निकली। वो कहने लगती है कि उसे अपने सभी जैपनीज एसेट बेच देने चाहिए क्योंकि शिबुया कांड की वजह से जापान की इकोनॉमी वैसे ही गिरने वाली है और इस चीज़ के साथ साथ दूसरे देशों का भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। मैमे फ़ोन पर ये चीज़ इसलिए बता रही थी ताकि उसका भी फ़ायदा हो जाए। शिबुया स्टेशन के अंदर चोजो को भी फ्लैशबैक आ रहे थे जहाँ पर अभी भी वो इटाडोरी को अपने भाइयों के साथ ही देख रहा था। वो अब उठकर आगे जाने लगता है क्योंकि उसे मालूम करना था कि आखिर इटाडोरी है कौन। और दूसरी तरफ इटाडोरी ने यहाँ पर माइतो को मार ही दिया था, लेकिन तभी वहाँ पर सूडोगेतो आ जाता है। इटाडोरी सूडोगेतो को देखने के साथ ही उससे गोजो को मांगने लगता है, लेकिन गेटो अपने हाथ के अंदर से एक कैटफिश को बाहर निकालता है। वो कैटफिश बाहर आने के साथ ही जमीन के अंदर चली जाती है और यहाँ पर इटाडोरी के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। इटाडोरी अब अचानक से गड्ढे के अंदर गिरने लगता है, लेकिन अगले ही पल वो जमीन के ऊपर होता है, जिस पर गेटो कहने लगता है कि कर्ज मैनिपुलेशन टेक्निक के कई सारे फायदे होते हैं। वो कई सारे कर्सेस को अपने इशारों पर नचा सकता है, जिस पर इटाडोरी उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन गेटो उस पर सेंटीपीड से अटैक करवाने के साथ ही उसे पीछे धकेल देता है। वो सभी सेंटीपीड्स इटाडोरी को फिर से उसी गड्ढे के अंदर गिराने लगते हैं, लेकिन इटाडोरी अगले ही पल फिर से जमीन पर था। गेटो बताने लगता है कि पिछले साल की नाइट परेड में वो यूटा को आराम से हरा सकता था अगर गेटो के पास अपने सभी कर्स स्पिरिट्स होते तो, क्योंकि उसने अपने 1000 से भी ज्यादा कर्स स्पिरिट्स को परेड के अंदर भेजा हुआ था। यहाँ पर इटाडोरी की हालत फिर से काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो गेटो से फिर से गोजो की ही डिमांड करने लगता है, जिस पर गेटो उसकी तारीफ करते हुए कहने लगता है कि सुकुना के वेसल के अंदर काफी ज्यादा दम है। और अचानक से माइतो पीछे से गेटो के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन इस सब का कोई फायदा नहीं होता। माइतो को पहले से ही लगने लग गया था कि सूडोगेतो का प्लान कुछ और ही है और वो माइतो की मदद किसी भी हालत में नहीं करने वाला। गेटो अब माइतो के ऊपर अटैक कर देता है और उसे अजीब से गोले के अंदर तब्दील कर देता है और अब गेटो इटाडोरी को मैक्सिमम टेक्निक के बारे में बताने लगता है। मैक्सिमम टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल होती है, जो कि बिल्कुल डोमेन एक्सपेंशन की ही तरह होती है और कर्ज मैनिपुलेशन की मैक्सिमम टेक्निक का नाम है उजुमाकी। ये टेक्निक सभी कर्स स्पिरिट्स के अंदर से उनको कंडेंस करने के साथ ही एक बड़ी कर्स टेक्निक निकालती है। और इतना कहने के साथ ही गेटो हंसने लगता है। गेटो बताने लगता है कि शुरुआत में उसे ये टेक्निक काफी ज्यादा बेकार लगती थी, क्योंकि उसे लगता था कि वो इस टेक्निक के अंदर कर्सेस को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन वो गलत था। लेकिन अगर इस टेक्निक के अंदर सेमी ग्रेड 1 और सेमी ग्रेड 2 के कर्स स्पिरिट्स को यूज किया जाता है तो वो उस टेक्निक को यूज कर सकता है। साफ सी भाषा में अब कर्सेस को यूज करने की बजाय गेटो अब खुद कर्सेस की टेक्निक को यूज कर पाएगा। और इतना कहने के साथ ही सूडोगेतो माइतो को निगल जाता है और अचानक से वो ऊपर की तरफ देखता है कि मोवो अपनी झाड़ू पर उड़ रही थी। वो लालटेन जलाने के साथ ही अपने दोस्तों को सिग्नल देने लगती है और सिग्नल देखने के साथ ही कैमो समझ जाता है कि दुश्मन बिल्कुल उसके नीचे ही है और वो गेटो पर कर्ज एनर्जी से भरे हुए तीरों की बारिश कर देता है, लेकिन गेटो उन सभी से बच जाता है और अब माई उस पर स्नाइपर राइफल से गोली चलाने लगती है, लेकिन माई तो उस गोली को भी ब्लॉक कर देता है। और ये चीज देखने के साथ ही गेटो को काफी ज्यादा खुशी भी होने लगती है, क्योंकि आम इंसानों के हथियार सॉर्सरर्स के खिलाफ यूज किए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ मीवा बताने लगती है कि आज तक उसने लकड़ी की तलवार भी यूज नहीं करी, लेकिन फिर भी वो अपने परिवार की वजह से जुजुत्सु अटैक के अंदर टिकी रही और इस अटैक के अंदर वो अपनी पूरी जान लगा देगी। और इतना सोचने के साथ ही वो सूडोगेतो पर अटैक करने लगती है, लेकिन गेटो उस तलवार को अपने हाथ से ही रोकने के साथ उस तलवार के टुकड़े टुकड़े कर देता है और अचानक से गेटो अपनी मैक्सिमम टेक्निक उजुमाकी को इस्तेमाल करने लगता है। इस टेक्निक के चलते मीवा का मरना यहाँ पर पक्का था, लेकिन अचानक से उसे वहाँ से कोई हटा लेता है और इस टेक्निक की वजह से उस जगह पर काफी बड़ा सा गड्ढा हो चुका था। गेटो देखता है कि उसे कुसाकाबे ने बचा लिया था और बाकी के लोग भी उसी के पीछे खड़े हुए थे। दूसरी तरफ पांडा और कैमो भी इटाडोरी के पास आ चुके थे
और पैंडा ये चीज देखकर काफी ज्यादा खुश था कि इटाडोरी का शरीर अभी भी उसी के कंट्रोल में है। कैमो पूछने लगता है कि आखिर इन लोगों का दुश्मन कौन है, और पांडा बताने लगता है कि उसे गेटो ही अपना दुश्मन लग रहा है। और इतनी देर में चोजो भी मैदान में आ चुका था। चोजो बताने लगता है कि उसके 3 पेरेंट्स हैं। पहली उसकी माँ, दूसरा वो कर्स स्पिरिट जिसने उसे प्रेग्नेंट किया, और तीसरा वो सॉर्सरर जिसने उसकी माँ को परेशान किया और वो सभी डेथ पेंटिंग्स बनाई। और इतनी देर में वो समझ जाता है कि वो तीसरा आदमी और कोई नहीं बल्कि सूडो गेतो खुद है। और सूडो गेतो का असली नाम है नोरितोशी कैमो। ये चीज सुनने के साथ ही पैंडा काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि कैमो उन लोगों के दोस्त का भी नाम था। लेकिन उल्टा ही में बताने लगती कि ये जिस कैमो की बात कर रहा है वो कैमो क्लैन पर एक दाग है, कैमो क्लैन का सबसे कमीना सॉर्सरर। और नोरितोशी की उम्र करीब 150 साल से भी ज्यादा है। और ये चीज सुनने के साथ ही कुसाकाबे भी समझ जाता है कि आखिर ये इतना ज्यादा पावरफुल क्यों है। और नोरितोशी कहने लगता है कि नोरितोशी तो उसके कई सारे नामों के अंदर से एक है। और ये चीज सुनने के साथ ही चोजो काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है, क्योंकि वो उससे उसके ही छोटे भाई इटाडोरी को मारने के लिए उकसा रहा था। और अचानक से इन लोगों के बीच में उरा ओमे आ जाती है, जो कि इन लोगों को रुक जाने को कहने लगती है। चोजो की कर्स टेक्निक का एक एडवांटेज ये था कि वो अपने भाइयों को सेंस कर सकता है, क्योंकि उन सभी लोगों के अंदर एक ही खून है। जब उसके 2 भाई मारे गए थे तो उसे पहले ही पता चल चुका था, और जब उसकी लड़ाई इटाडोरी से हो रही थी तब भी उसे कुछ सेंस हुआ था, यानी कि चोजो और इटाडोरी का आपस में खून का रिश्ता है, जिसके चलते अब उसे अपने बड़े भाई होने का फर्ज अदा करना पड़ेगा। और वो इटाडोरी को बचाने के लिए अपनी जान पर खेल जाने को भी तैयार था। चोजो अब अपनी ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक से उरा उमे पर अटैक कर देता है, लेकिन उरा उमे समय रहते उससे बच जाती है। वो अब गेटो पर भी अटैक करने लगता है, लेकिन गेटो एक कर्ज निकालने के साथ ही उस पर उड़ने लगता है। गेटो चोजो के ऊपर एक बड़ा सा कर्ज भी गिरा देता है, लेकिन चोजो उसे बीच में से ही काट देता है। और इन दोनों के बीच में काफी देर तक एक खतरनाक लड़ाई होने लगती है। और आखिर में गेटो चोजो के पास आ जाता है और उससे पास में आकर लड़ाई करने लगता है। लेकिन अब तो चोजो भी हार मानने वाला नहीं था, लेकिन सूडो गेतो उसे आराम करने को कहने लगता है। लेकिन चोजो कहने लगता है कि वो अपने छोटे भाई के लिए कुछ भी कर सकता है। और दूसरी तरफ पैंडा इटाडोरी से पूछने लगता है कि आखिर उसके अंदर ऐसा क्या खास है कि हर आदमी इटाडोरी को अपना भाई बना लेता है। पैंडा पहले अटैक करने को कहने लगता है, क्योंकि उसके पास 2 लाइफ्स बची थी। इन लोगों को अब एक साथ अटैक करने के साथ ही गोजो को आजाद करना ही होगा। ये सभी लोग एक साथ गेटो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन उरा उमे आगे आने के साथ ही इन लोगों को बर्फ में जमा देती है। ये सभी लोग इस कदर से जम चुके थे कि अगर ये जरा से भी हिले तो इन लोगों के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। सूडो गेतो उरा उमे से कहने लगता है कि वो किसी को ना मारे, क्योंकि इन सभी की खबर देने के लिए भी कोई ना कोई होना चाहिए। और उरा उमे रिवर्स कर्स टेक्निक से अपने हाथ को हील कर लेती है। और ये चीज देखने के साथ ही कुसाकाबे की तो फटकर 4 हो जाती है। चोजो यहाँ पर अपने शरीर का टेम्परेचर बढ़ाने लगता है ताकि आइस मेल्ट हो जाए, लेकिन उरा उमे उसके पास आने के साथ ही उसे धमकाने लगती है कि वो उसे मार देगी। लेकिन इटाडोरी उसे लात मारने के साथ ही उसे दूर कर देता है। इटाडोरी की बर्फ जरा सी कमजोर थी, क्योंकि उरा उमे सुकुना के शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। और ये बात इटाडोरी भी समझ चुका था, क्योंकि वो जानता था कि इन लोगों का प्लान सुकुना से ही रिलेटेड है। इटाडोरी चोजो से पूछने लगता है कि क्या वो ठीक है। चोजो बताने लगता है कि इटाडोरी उसका छोटा भाई है, और अब से इटाडोरी उसे ओनी-चैन कहकर पुकारा करेगा। मोमो हवा में होने की वजह से उससे जमी नहीं थी, जिस वजह से वो भी नीचे आने के साथ ही अटैक करने लगती है, लेकिन उरा उमे उसके अटैक को हाथ से ही ब्लॉक कर लेती है। मोमो इन दोनों से कहने लगती है कि खाली ये 3 लोग ही हिल सकते हैं, और उरा उमे यहाँ पर किसी टेक्निक की तैयारी कर रही थी। उरा उमे को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो बताने लगती है कि खाली इटाडोरी जिंदा रहेगा तो ही काफी है, जिसके चलते वो फिर से आइस अटैक कर देती है। और यहाँ पर सभी लोग जम चुके थे और आसमान से बर्फ के नुकीले टुकड़े इन लोगों के ऊपर गिरने लगते हैं। लेकिन अचानक से इटाडोरी देखता है कि वहाँ पर कोई पहुँच चुका था, जिसने उन सभी टुकड़ों को खत्म कर दिया था। और इटाडोरी के सामने यहाँ पर स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर यूकी खड़ी हुई थी, और वो फिर से गेटो से वही सवाल करने लगती है जो कि उसने कई सालों पहले पूछा था। वो गेटो से पूछती है कि आखिर उसे किस टाइप की लड़कियां पसंद है। और इसी चीज के चलते ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो इस सीरीज के खत्म होने के साथ ही मैं आप लोगों के लिए कलिंग गेम आर्क लेकर आने वाला हूँ। तो उस मांगा का एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को इसी चैनल पर मिलने वाला है। तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना
और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से